नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुड़गांव में दक्षपंथियों द्वारा खुले में नमाज के विरोध के बीच अब गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि शुक्रवार को नमाज के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं। गुरुग्राम की गुरुद्वारा सिंह सभा समिति ने कहा कि वो मुसलमानों को नमाज अदा कराने के लिए यहां अनुमति देने के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। गुरुद्वारा सिंह समिति के हैरी सिंधु ने कहा कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारों में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन कोरोना के कारण बने नियमों के तहत वे छोटे छोटे समूह को ही एक बार में नमाज करवा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिख समुदाय की इस पहल का स्वागत किया है। गुड़गांव में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने इसे उदार कदम बताया है और कहा कि शुक्रवार को सेक्टर 39 और सदर बाजार के गुरुद्वारों में नमाज अदा की जाएगी। इससे पहले गुड़गांव के सेक्टर 12 में रहने वाले अक्षय यादव नाम के युवक ने अपने खाली पड़े घर को नमाज पढ़ने के लिए दे दिया था और बीते शुक्रवार को यहां 15 लोगों ने नमाज भी पढ़ी थी। अक्षय ने कहा कि भविष्य में भी अपनी जगह पर नमाज अदा करवाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने इसे भाईचारे की असली मिसाल बताया है। बता दें, गुड़गांव में हिंदू संगठनों के नेता बीते कई हफ्तों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं और इनके नेताओं की बयानबाजी के कारण इलाके का माहौल खराब हो रहा है। पिछले शुक्रवार को गुड़गांव सेक्टर 12A में नमाज की जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और कहा था कि वो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पत्रकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई ट्वीट्स किए थे। त्रिपुरा पुलिस ने 2 हफ्ते पहले ट्विटर से ऐसे 68 हैंडल्स को ब्लॉक करने और उनके बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। ट्विटर ने अब ऐसे 24 हैंडल्स और 57 ट्वीट्स को हटा दिया है। त्रिपुरा पुलिस ने हिंसा को लेकर ट्वीट करने वाले लगभग 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर UAPA जैसा कठोर कानून लगा दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिन हैंडल्स को हटाया गया है उनमें से 12 ऐसे थे जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। हटाए गए हैंडल्स में से अधिकतर ऐसे थे जो बीजेपी, इसके नेताओं और इनकी विचारधारा की आलोचना करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के हित के लिए होना चाहिए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल जबरन ब्रेस्ट को छू लेना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसके लिए यौन मंशा के साथ ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। इस फैसले की देश में काफ़ी आलोचना हुई थी। बता दें, इस मामले में जो व्यक्ति दोषी पाया गया है उसने लालच देकर 12 साल की एक बच्ची के साथ घर बुलाकर जबरन उसके ब्रेस्ट को छुआ और कपड़े उतारने की कोशिश की थी। इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की अयोध्या को लेकर नई किताब के प्रकाशन, बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। एडिशनल सिविल जज प्रीति पारेबा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहें तो किताब के विरोध में प्रचार कर सकते हैं और इसका खंडन प्रकाशित करवा सकते हैं। बता दें, सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन से की गई है, जिसको लेकर विवाद है। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए जिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें मारे गए एक व्यापारी की बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वह बिलखती हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाती है। इसी बीच वो कहती है कि जब उसने अपने पिता की मौत को लेकर सवाल पूछा कि उनको कैसे लगा कि उनके पिता ऐसे हैं, तो वो हंस रहे थे, वो बेशर्मी से हंस रहे थे। हैदरपुरा एनकाउंटर सोमवार शाम को हुआ था और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों में से 2 लोग आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ये एनकाउंटर श्रीनगर के एक व्यावसायिक परिसर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हुआ। इसमें मारे गए 4 लोगों में व्यापारी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट भी शामिल हैं। श्रीनगर के हैदरपुरा में विवादास्पद एनकाउंटर के मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस एनकाउंटर में मारे गए व्यापारियों के परिजनों का कहना है कि वो निर्दोष नागरिक थे, जबकि पुलिस का कहना है कि वो आतंकवादियों के सहयोगी थे।
अब इस केस में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पुलिस ऑपरेशन की जांच करेगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि हम परिवारों की मांगों पर गौर करेंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम सुधार के लिए तैयार हैं। पुलिस जांच में ये भी पता चलेगा कि क्या गलत हुआ। सिंह ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और जांच से पीछे नहीं हटेंगे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े का स्कूल में दाखिला लेने और इसे छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया है। इसमें वानखेड़े के धर्म के आगे मुस्लिम लिखा गया है। इससे पहले वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर खासा विवाद हुआ था। जिस स्कूल का ये सर्टिफिकेट है उसका नाम सेंट पॉल्स हाई स्कूल है और ये बॉम्बे के दादर में है। इसमें एनसीबी अफसर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा गया है। स्कूल में दाखिला लेने की तारीख 13 जून 1985 लिखी गई है, जबकि छोड़ने की तारीख 19 जून 1986 है। नवाब मलिक का कहना है कि मुस्लिम होने के बावजूद वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर दलित कोटे से सरकारी नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने बीते महीने ही बर्थ सर्टिफिकेट ट्विटर पर पोस्ट कर दावा किया था कि वानखेड़े ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के उन हमलों पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर से गुंडा राज और माफिया राज आ जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ही कई मामले दर्ज थे। क्या पीएम मोदी ये नहीं जानते थे कि जो मुख्यमंत्री उनकी कार के पीछे पैदल चल रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय उन पर मुकदमे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही मुकदमे खुद हटा लिए। गाजीपुर में समाजवादी यात्रा के दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी पूर्वांचल ने बीजेपी की जीत का दरवाजा खोला था और हम यहीं से उस दरवाजे को बंद करने जा रहे हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ महिला वोटर्स तक पहुंचेगी। प्रियंका ने बुधवार को चित्रकूट के रामघाट में इससे जुड़े अभियान को लॉन्च किया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस की 8000 महिला स्वयंसेवकों को महिला मतदाताओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस का मुख्य नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का भी प्रचार किया जाएगा। 150 पेशेवरों की एक टीम भी इस अभियान में काम कर रही है। यह टीम हर दिन 2 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी और प्रियंका गांधी ने जो वादे महिलाओं से किए हैं उन्हें उनके बारे में बताएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को भी पार्टी जोर शोर से उठाएगी। चित्रकूट में महिलाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से कहा कि आप आबादी की आदी हो, आप अपने राजनीतिक अधिकारों को मांगो। प्रियंका ने महिलाओं से अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा और साथ ही उनसे पूछा कि उन्हें ऐसी सरकार की मदद क्यों करनी चाहिए जो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि आप एक साथ होकर अपने राजनीतिक अधिकारों को मांगो। हम आबादी में आधे हैं तो हमको अधिकार भी आधे मिलने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर बताने के बाद पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि हमको हिंदुत्व पर बहस करने की बजाय अपनी पार्टी की मूल विचारधारा और मूल्यों को मजबूत करने पर चर्चा करनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि वह पार्टी में हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर बहस होने से कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्षता के नेहरूवादी आदर्श से विचलित हो गई है तो हमको चाहिए कि हम इस पर बहस करें। उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है कि मेरी धार्मिक पहचान मेरी राजनीति का आधार होनी चाहिए तो मुझे एक बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक राजनीतिक दल में होना चाहिए। मैं कांग्रेस में हूं क्योंकि मैं नेहरूवाद में विश्वास करता हूं। चीन ने एक बार फिर किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर अतिक्रमण किया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चला है कि चीन ने पिछले 1 साल के अंदर भूटान के इलाके में निर्माण कार्य कर लिया है। तस्वीरों के मुताबिक भूटान के 100 किलोमीटर के इलाके में चीन ने 4 नए गांव बसा लिए हैं। यह विवादित जगह है और ये डोकलाम में पड़ती है। यहाँ पर 2017 में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था और दोनों देशों के बीच कई दिन तक तनातनी चली थी। तब चीन ने यहाँ सड़क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। ये गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के बीच बसाए गए हैं। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने भारत के भी अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव बसा लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।